उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन लेखानुदान पेश होने के साथ साथ विपक्ष के हमलावर तेवरों के नाम रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने को लेकर विपक्ष ने पीठ से मांग की, लेकिन उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर 4 महीने के लिए 21,116 करोड़ का लेखानुदान पेश किया। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से पहले ही सदन के पटल पर लेखानुदान प्रस्तुत करने पर विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए इस नियमों के खिलाफ बताया। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि नियमों के मुताबिक राज्यपाल के अभिभाषण पर पहले चर्चा की जाती है, उसके बाद लेखानुदान पेश किया जाता है। विपक्ष ने संसदीय परंपराओं की अवहेलना का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों से अलग बीजेपी विधायक ने इसे कार्य मंत्रणा की बैठक में तय हुए कार्यक्रम के अनुसार ही सदन की कार्रवाई हुई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लेखानुदान पेश करने पर सहमति बनी थी। फिलहाल विपक्ष की मांग और हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। देखिए, अगले 4 महीनों के लिए 21,000 करोड़ से अधिक का लेखानुदान आज प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमारे कुछ संकल्प भी हैं जो हमारी पार्टी ने पहले लिए थे। हम उन संकल्पों पर भी काम करेंगे और जो सरकार के पहले तरह से जो क्रियाकलाप है, कार्यक्रम हैं चल रहे हैं, उनके लिए जो धनराशि इस लेखानुदान के माध्यम से आज आनी है, वो लेखानुदान यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 4 महीने के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है, जो 21,116.81 करोड़ का है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमारा ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, तो उसको दृष्टिगत हमारा ये बजट 4 महीने के लिए आगे जो दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कल उस पर विभागवार चर्चा होगी, बजट कुल मिला के 21,116.81 करोड़ का है। प्रश्न ये नहीं है सदन की अवधि बढ़े या नहीं बढ़े, प्रश्न ये है कि जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो जाता है तो उसके लिए चर्चा पर समय जो है सुनिश्चित किया जाता है। जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो जाती है तब जो है सदन के अंदर लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज हुआ, मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने उसको देखा है। तरफ से कहता तो मजा नहीं आता। मैंने क्या कहा, हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने प्रारंभ में कहा था हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, रूल्स ऑफ बिजनेस को हाउस का अपना कोई भी रिजोल्यूशन ओवर रूल करता है। और कार्य मंत्रणा समिति को कार्यक्रम जो निर्धारित किया, उसको जब हाउस ने एंडोर्स कर दिया, तो फिर सभी के सभी जो भी यदि नियमावली में कोई रूल है तो वो सुपरसीडेड माने जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था हाउस इज द मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस। जो कार्य मंत्रणा समिति जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, वो भी विधानसभा अपने प्रस्ताव द्वारा ही अंगीकार करती है। देहरादून में विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई। ये पहला मौका है जब बिना किसी बाधा के राज्यपाल ने 1 घंटे तक अपना अभिवादन पढ़ा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने पूरा सहयोग किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र अपने आप में काफी अनोखा और नए कई रिकॉर्ड बनाने वाला है। सत्र के पहले दिन जब राज्यपाल ने अभिभाषण दिया तो ये उनके लिए राज्यपाल बनने के बाद पहला अवसर है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी पहली बार सदन की पीठ पर बैठी और संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व निभा रहे प्रेमचंद अग्रवाल को भी पहली बार ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहला ऐसा मौका है जब सदन में सभी मंत्री मौजूद रहे, लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास भी ये पहला मौका है जब सदन में उनका कोई नेता नहीं है, यानी कि कांग्रेस ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया है। इन रिकॉर्डों के साथ ही एक रिकॉर्ड ये भी बना कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शांति के साथ राज्यपाल की बातों को सुनते
करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा में सदन के अंदर राज्यपाल ने अभिभाषण में नए लक्ष्यों का संकल्प दोहराया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार के अगले 5 साल के विकास का रोड मैप रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। इसके साथ ही पलायन दूर करने, बेरोजगारी दूर करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के संसाधन मुहैया कराने पर भी सरकार ने कई बिंदुओं को रखा है। हालांकि अभिभाषण सरकार का दस्तावेज माना जाता है और अभी तक जो भी योजनाएं गतिमान हैं, जो संभावित हैं, उन सभी चीज़ों पे इस भाषण में उसका जिक्र किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ढंग से जिस प्रकार से अभिभाषण में माननीय राज्यपाल जी ने विषय रखा, तो हमारी सरकार की जो मंशा है, जो चाहे किसानों के लिए हो, चाहे वंचितों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, और फिर चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी बिंदुओं पे सरकार की मंशा इसमें साफ झलकती है। देखिए, सदन के अंदर उन्होंने ज़रूर एक अपना जो कुछ लिख के लाए थे उन्होंने दिखाया, लेकिन माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सभी ने सुना है। मैं सभी माननीय सदन के विधायकगणों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। वहीं सीएम धामी के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है, लेकिन अभी तक धामी कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों को उनके विभाग नहीं बांटे गए हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। टीम को मजबूती देने में जुटे सीएम धामी। सीएम ने पुराने सचिवों पर ही जताया भरोसा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सौंपा संसदीय और विधायी कार्य। शेष मंत्रियों को विभाग सौंपे जाने बाकी। उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी मिल गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी टीम को मजबूती देना भी शुरू कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी टीम में शामिल अधिकारियों को जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है। वहीं निजी सचिवों के मामले में देखा जाए तो सीएम धामी ने अपने पुराने सचिवों पर ही भरोसा जताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कृष्ण कुमार मदान को सीएम कार्यालय विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं भूपेंद्र बसेड़ा को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही प्रकाश चंद्र उपाध्याय को कार्यालय सचिवालय की जिम्मेदारी सौंपी है। जहां एक ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी निजी सचिवों को जिम्मेदारी सौंप दी है, तो वहीं दूसरी ओर 23 मार्च को धामी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। देखा जाए तो अभी तक सिर्फ काम चलाने के लिए केवल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय और विधायी कार्य दिया गया है। वहीं बचे मंत्रियों को विभाग बांटना बाकी है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सिलसिले में अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही वो भी अपने सहयोगियों में विभाग बांट देंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि धामी कैबिनेट में किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर नेताओं के बीच आपसी फूट खुलकर दिखने लगी है। अब उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद को मीडिया में लगातार अनावश्यक बयान देने के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सोमवार देर शाम पार्टी के महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी की और अकील अहमद के निष्कासन का पत्र जारी कहा गया है कि अकील अहमद भी मीटबाजी की जा रही थी। इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। विधानसभा चुनाव में छाए रहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनकर रहेगी, चाहे इसके लिए समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा करना पड़े। बगावती तेवर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि वो इसी मुद्दे पर हरिद्वार लोकसभा से टिकट की मांग करेंगे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी परंपरा के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के चयन का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को दे दिया।
सोमवार को प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चयन के लिए सोनिया को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में मौजूद 17 विधायकों ने हस्ताक्षर कर प्रदेश प्रभारी को सामूहिक पत्र सौंप दिया। और वहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन जहां एक तरफ विपक्ष बिल्कुल कमजोर नजर आई, लेकिन विपक्ष को एक नई नवेली महिला विधायक ने अपने राजनीतिक सफर की धुआंधार शुरुआत की। विधानसभा सत्र के पहले दिन हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, लेकिन विपक्ष से जीतकर आई महिला विधायक अनुपमा रावत के तेवर में हरीश रावत की पूरी तरह से झलक नजर आ रही थी। पहली दफा विधानसभा में पहुंची अनुपमा रावत ने बिना किसी देरी के राज्यपाल का अभिभाषण जैसे ही खत्म हुआ, वो अपना दुपट्टा फैलाए सदन के बाहर निकली, जिस पर महंगाई को लेकर बीजेपी विरोधी नारे लिखे थे। अनुपमा रावत सदन से बाहर निकलकर पूरी तरह से फॉर्म में नजर आई और सरकार को महंगाई पर जमकर खरी खोटी सुनाई। अनुपमा रावत का ये विरोध का अंदाज कहीं ना कहीं हरीश रावत की याद दिलाता है और जिस तरह से वो बेबाक होकर सरकार को घेरने का काम कर रही थी, इससे पता लगता है कि हरीश रावत की विरासत को कहीं ना कहीं अनुपमा रावत बेहद ही आगे लेकर जाएंगी। अगर मैं हरिद्वार ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, लगभग 17 दिन मुझे वहां से वहां की जो मेरे परिवार के सुनकर अपनी इस बेटी को यहां पर भेजा, लेकिन पूरी व्यवस्था है वहां नज़र आ रही है। सुबह से लेकर अगर मैं अपनी बात करूं, सुबह 4-5 बजे से लेकर रात के 2-2, 3-3 बजे तक आम जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहुत दुख से कहना पड़ा, उनके कॉल आते हैं कि उनको बेवजह जो है पुलिस के द्वारा बुलाया जा रहा है थाना चौकी में, और एक तरफा बिल्कुल पक्षपातपूर्ण जो है कार्रवाई हो रही है। मैंने जो आला अधिकारी थे उनको अवगत भी कराया चिट्ठी के माध्यम से, जो एक प्रक्रिया होती है उससे मैं चली, लेकिन जब मुझे लगा कि बिल्कुल कानों में रुई ठोस दी गई है और कुछ एक तरफा कार्य किया जा रहा है, तो मुझे हम बापू की प्रतिमा लेकर, उनकी तस्वीर लेकर थाने में बैठना पड़ा। वहीं देहरादून में कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत जहां महंगाई के मुद्दे पर सदन में विरोध करती नजर आई और सदन की सीढ़ियों में महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आई, तो वहीं उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने आवास पर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मौन उपवास पर बैठे हैं। उपवास खत्म करने के बाद हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई सरकार हरिद्वार ग्रामीण में बदले की भावना से कर रही है, वो ठीक नहीं है और वो उसका विरोध करते हैं। हरिद्वार ग्रामीण में हो रही है उससे बहुत आक्रोशित और बहुत उद्वेलित है। लोगों को केवल इसलिए दंड दिया जा रहा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं दिया। अधिकारी, जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है, उत्पीड़न का हिस्सा बनी रही है। उनको अपनी पोजीशन बचानी है, इसलिए जिसको चाह रहे हैं उसको पकड़ करके थाने में बिठा दे रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।